हम लोग अब नया चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। उसको आप लोग फोटो स्क्रीन या स्कैन करके या स्नैपशॉट ले करके आप हमको भेज दीजिएगा। उस पर हम देख लेंगे उसको, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, बोलने से अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का महत्व क्या है। आप लोक प्रशासन का डेफिनेशन देख लिए, आप लोक प्रशासन को समझ भी लिए। उस लोक प्रशासन को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस से, मैनेजमेंट से, वो सबसे उसमें भेद भी देख लिए कि कैसे वो अलग है उन सब से। अब आइए देखते हैं हम लोग कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो लोक प्रशासन के महत्व को देखने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग इसी तरह से दो हिस्सों से देखेंगे, यानी कि दो डायमेंशन होगा इसके इंपॉर्टेंस को देखने का भी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आप गवर्नमेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ही है एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए गवर्नमेंट या सरकार। तो जब आप इसके महत्व को देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन आपको दो पहलू पे ध्यान देना होगा, एक पब्लिक और दूसरा सरकार। इन दोनों के निगाह से या दोनों के पक्ष में, दोनों के पक्ष में या दोनों के फेवर में आपको लोक प्रशासन के इंपॉर्टेंस को देखना होगा। तो सरकार के फेवर में हम क्या देखेंगे, तो सरकार के फेवर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वह है सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लोक प्रशासन मददगार होता है। पहला इंपॉर्टेंस, सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। कैसे होगा? सरकार के उद्देश्य, सबसे पहले तो सरकार के उद्देश्य क्या है, किसी भी सरकार के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सरकार के, वेरी गुड, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इस तरह के जो उद्देश्य हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इस तरह के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने में लोक प्रशासन मदद करता है। लिखो, लोक प्रशासन के माध्यम से राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लोक प्रशासन के माध्यम से राज्य की इच्छाओं की या सरकार की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। क्योंकि लोक प्रशासन ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, क्योंकि लोक प्रशासन ही सरकार के द्वारा, क्योंकि लोक प्रशासन ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे ये सारे विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई गई नीतियों का या नीतियों को कार्यान्वित करती है या उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। लोक प्रशासन ही सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई गई नीतियों को या का कार्यान्वयन या एग्जीक्यूशन सुनिश्चित करती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है लोक प्रशासन का, इस प्रोस्पेक्टिव में ये महत्व है। सरकार के फेवर में या सरकार के पक्ष में सबसे पहला महत्व ये है। उसके बाद हम लोग फिर जनता का भी देखेंगे कि जनता के लिए क्या फायदेमंद है, क्यों जरूरी है लोक प्रशासन। नेक्स्ट, दूसरा, विभिन्न जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर,
विभिन्न जन कल्याण कार्यों को निष्पादित करने का एक माध्यम होता है लोक प्रशासन। विभिन्न जन कल्याण कार्यों को निष्पादित करने का माध्यम होता है लोक प्रशासन। जैसे कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य जैसे भारत, कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य जैसे भारत अपने संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से, अपने संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से, डीपीएसपी के माध्यम से गरीब, असहाय, वंचित लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है या समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकारें या इसके लिए सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास, ऊर्जा, आवास का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कोई कुछ पूछ रहा था, सर कर रहा था, बोलो सर। अच्छा, घर, वेरी गुड। हाँ, घर, आवास, ऊर्जा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण आदि के क्षेत्रों में दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का संचालन, आदि के क्षेत्रों में दी जाने वाली मूलभूत सुविधा यानी बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाओं का संचालन लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव हो पाता है। लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालय, उनके लिए अलग अलग विभागों का गठन किया गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालय और अलग अलग विभागों का गठन किया गया है। और इस संगठन या इन संगठनों के माध्यम से और इनमें शामिल इन संगठनों के माध्यम से और इनमें शामिल लोक सेवक एवं अधिकारियों के द्वारा जन कल्याण के लक्ष्यों को हासिल किया जाता है। जन कल्याण के लक्ष्यों को हासिल किया जाता है। जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य का पवित्र उद्देश्य भी होता है। जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य का पवित्र उद्देश्य भी होता है।
इसलिए वाल्डो ने VALDO वाल्डो, इसलिए वाल्डो ने कहा है कि प्रशासन दरअसल इसलिए वाल्डो ने कहा है कि प्रशासन दरअसल जन्म से लेकर कब्र तक, जन्म से लेकर कब्र तक, कब्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिमेट्री, सिमेट्री कहते हैं। कब्र को क्या कहते हैं? प्रीति, प्रीति गायब, क्या कहते हैं? ग्रेव, GRAVE। हाँ, जन्म से लेकर कब्र तक विद्यमान हो रहता है। इसीलिए वाल्डो ने कहा है कि प्रशासन जन्म से लेकर कब्र तक विद्यमान रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जन कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जरूरी है लोक प्रशासन या प्रशासन। तीसरा जो जिसके लिए जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड ब्रदरहुड, एकता, अखंडता और भाईचारा के लिए, एकता, अखंडता, भाईचारा और शांति व्यवस्था के लिए, पीस के लिए, इंटीग्रिटी, यूनिटी, पीस एंड ब्रदरहुड के लिए भी लोक प्रशासन जरूरी है। तो एकता, अखंडता, शांति एवं भाईचारा के लिए भी लोक प्रशासन जरूरी है। किसी भी राज्य या किसी भी सरकार का और उसमें रहने वाले नागरिकों का यह दायित्व होता है, किसी भी राज्य, सरकार या उसमें रहने वाले नागरिकों का यह दायित्व होता है कि उस देश की या राज्य की शांति व्यवस्था, एकता और अखंडता को बनाए रखें। शांति व्यवस्था, एकता एवं अखंडता को बनाए रखें। और इसको बनाए रखने में प्रशासन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसको बनाए रखने में प्रशासन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि या यद्यपि किसी भी देश की सीमा की रक्षा करने का दायित्व सैनिकों को भले ही होता है या सैनिक प्रशासन का होता है, किसी भी देश की सीमा का रक्षा करने का दायित्व सैन्य प्रशासन को होता है। किंतु शांति काल में उसकी रक्षा करना, राष्ट्र की आंतरिक अखंडता, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सौहार्द, तथा समरसता बनाए रखने का दायित्व लोक प्रशासन को होता है। इसके लिए किसी भी राज्य या राष्ट्र के
कई प्रशासनिक तंत्र या अलग अलग प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रहते हैं। राज्य के या राष्ट्र के अलग अलग प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रहते हैं। वर्तमान में कई ऐसी आंतरिक चुनौतियां हैं जैसे उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो याद करके रखिएगा, क्लास के बाद लास्ट में बताएंगे जब ये सब बता लेंगे तब। तो सांप्रदायिकता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद या उग्रवाद जैसी कई आंतरिक समस्याएं हैं जो आंतरिक शांति सुरक्षा के लिए चुनौती है। आंतरिक शांति एवं सुरक्षा के लिए चुनौती है। और इसको नियंत्रित करने में सरकार के कई प्रशासनिक इकाई और तंत्र जैसे पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन, खुफिया विभाग, भ्रष्टाचार भी लिख लेना उसमें आप, नियमित नॉट नियमित, नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में, नियमित करने में नहीं, कंट्रोल करने में। नियमित मतलब उसको रेगुलाइज कर लिया जाएगा, जो काम किया जा रहा है पूरा काम उसको रेगुलाइज किया जाएगा। तो नियमित नहीं, नियंत्रित करने में। नियंत्रित करने में क्या बोल रहे हैं, क्या छूटा है? एक आदमी बोलो कोई, अब दोनों चुप मत हो जाओ। फिर से बोलो, हमको सुनाई नहीं दिया, डबल साउंड आया है, एक ही बोलो कोई। अब दोनों चुप हो गई। प्रीति बोलो तुम। प्रशासनिक इकाई और तंत्र सक्रिय हैं। कई प्रशासनिक इकाई और तंत्र सक्रिय हैं। जैसे पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग, ठीक है, आदि इनको नियंत्रित करती है। इसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं भी आयोजित की जाती है। प्रशासन के द्वारा कई तरह की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा कई तरह के स्कीम या योजनाएं लाई जाती है, या योजनाओं के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाता है और कोशिश किया जाता है कि राज्य में, राष्ट्र में शांति और स्थिरता बना रहे। ठीक है, जैसे मान लो एक प्रशासन, हमारा कोई गवर्नमेंट है, उसका प्रशासनिक इकाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई। अब देखिएगा कहीं किसी जगह पे दंगा हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, तो डीसी साहब के ऊपर, सर के ऊपर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें। वो क्या करेंगे? पैरामिलिट्री फोर्स से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ के आईपीएस अधिकारी को या कमिश्नर से कंसल्ट करेंगे, भाई देखिए आप लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भेजिए, कंट्रोल कीजिए। समझ में आया? अब हो गया है तो क्यों हुआ है, तो उसके लिए खुफिया विभाग को लगाया जाता है कि पता करो ये किया किसने है, क्यों हुआ है। समझ में आ रहा है मेरी बात?
तो इसके माध्यम से एकता अखंडता को बनाए रखा जाता है। क्षेत्रवाद क्या होता है? तो क्षेत्रवाद का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष अपने क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष आसक्ति, और ये आसक्ति अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी अस्मिता, भाषा, संस्कृति या राजनीतिक उद्देश्य से बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि बिहार के रहने वाले लोगों को दूसरे जगह से, दूसरे राज्यों से भगाया जाता है, क्यों भाई? उनके अंदर क्षेत्रवाद है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग यहाँ पर रहें। उनको लगता है कि उनके कल्चर खराब हो जाएगा, किसी भी तरह का कल्चर, चाहे वर्क कल्चर हो या उनका या ट्रेडिशन हो या प्रैक्टिस हो या जो भी हो। तो क्षेत्रवाद दरअसल एक अच्छा चीज़ नहीं है, एक बुरा चीज़ है, और एक आंतरिक अस्थिरता के लिए चुनौती रहता है। आंतरिक स्थिरता के लिए चुनौती रहता है क्षेत्रवाद, और विशेष करके वर्तमान में ये क्षेत्रवाद राजनीति के से प्रेरित होता है। लोग अपने राजनीतिक पहचान के लिए, राजनीतिक अस्तित्व के लिए इसको हवा देते हैं। भाषा, भेष, भोजन के आधार पर अपने आप को देश के अन्य क्षेत्रों से पृथक रखते हैं या करते हैं, और उसको बढ़ावा देकर के अपना अस्तित्व साबित करते हैं, अपना पहचान साबित करते हैं। जिससे क्या होता है कि इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड जो हमारा संविधान का प्रियम्बल या उद्देशिका में है, वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता है। ठीक है, तो प्रशासन इसको नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो ये लोकतंत्र का वाहक है, लोक प्रशासन। फोर्थ पॉइंट, लोकतंत्र का वाहक है। कैसे है? लोक प्रशासन के माध्यम से ही सरकार आम नागरिकों तक अपने शासकीय कार्यों की पहुंच सुनिश्चित करती है। आम लोगों तक अपने शासकीय कार्यों की पहुंच सुनिश्चित करती है। इसके अलावा कई ऐसे लोकतांत्रिक कार्यों का संपादन लोक प्रशासन से ही किए जाते हैं। जैसे इसके अलावा कई ऐसे कार्यों का निष्पादन का मतलब है किसी कार्य को संपन्न करना। तो इसके माध्यम से सरकार के द्वारा कई ऐसे कार्यों का निष्पादन लोक प्रशासन से किया जाता है। जैसे निष्पक्ष चुनाव करना। जैसे कैसे लोकतांत्रिक कार्य किए जाते हैं? तो लोकतांत्रिक कार्य क्या होता है? लोकतंत्र के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो काम किया जाता है, जैसे सबसे पहला चुनाव करवाना, तो निष्पक्ष चुनाव कराना। तो निष्पक्ष चुनाव कौन आयोजित करवाता है सफलतापूर्वक? पता चलेगा कि प्रशासनिक तंत्र। इससे क्या पता चल रहा है कि लोकतंत्र का कार्य किया जाता है प्रशासन से? बिल्कुल किया जाता है। तो पहला निष्पक्ष चुनाव करवाना, दूसरा जन शिकायत का निवारण करना, तीसरा लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, लोगों में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना। नेक्स्ट, विभिन्न विकासात्मक कार्यों, डेवलपमेंट वर्क, विभिन्न विकासात्मक कार्यों में
जन सहभागिता सुनिश्चित करना, ये सारे के सारे कार्य लोकतांत्रिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता सुनिश्चित करना, और इन सभी कार्यों के द्वारा लोक प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत करती है या उसे सुदृढ़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट, लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के वाहक के रूप में भी काम करता है, यानी सोशल इकोनॉमिकल चेंज भी लाया जाता है लोक प्रशासन से। पांचवा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कारी लोक प्रशासन होता है, सोशल इकोनॉमिक चेंज लाता है लोक प्रशासन। आप अगर संस्कृत को जान गए तो उसकी जो खासियत है या उसकी जो प्रकृति है वो दुनिया के अन्य भाषाओं से बिल्कुल अलग है और बड़ी साइंटिफिक और बहुत ही समृद्ध है। आप देखो, एक ही इंग्लिश, एक ही अंग्रेजी को ब्रिटेन में बोलो उसका एसेंट अलग है, अमेरिका में बोलो उसका एसेंट अलग है, कनाडा में जाओ उसका एसेंट अलग है, सब जगह आपको एसेंट उसका अलग मिलेगा। भारत में बोलो तो भारत के लोग अलग तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। इसी तरह से हिंदी, पंजाबी हिंदी बोलेगा तो उसका टोन, उसका एसेंट, बिहारी बोलेगा, सिंधी बोलेगा, मराठी बोलेगा, गुजराती बोलेगा, यूपी वाला भैया बोले, नॉर्थ ईस्ट के लोग बोले या साउथ के लोग बोले, सबका एसेंट अलग अलग होता है। लेकिन संस्कृत सिंधी गुजरात में बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि अगर आप कश्मीर में भी बैठ करके कोई बोल रहा है संस्कृत और कन्याकुमारी में भी बोल रहा है संस्कृत, तो दोनों का एसेंट एकदम सेम ही होगा, उसमें आप चेंज नहीं ला सकते, उसमें आप अपना एसेंट घुस ही नहीं सकते। ऐसी भाषा है संस्कृत। यानी संस्कृत बोलने वाला अगर राष्ट्र में इंटीग्रिटी लाना है, एकता लाना है, तो उसको संस्कृत को प्रोत्साहित देना चाहिए, भाषाई एकता स्थापित हो जाएगा। संस्कृत दुनिया के किसी भी कोने में बोली जाएगी तो उसकी एसेंट एक ही होगी, उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसी भाषा है संस्कृत। आप बोल करके देख लो, आपको कोई सेंटेंस संस्कृत में आप खुद बोलो, बच्चे से बोलवाओ, वो भी उसी तरीके से बोलेगा जिस तरीके से आप बोल रहे हो। सोचो कितनी साइंटिफिक भाषा है। आप कल्पना करो, केदारनाथ में पूजा करने वाला पुजारी दक्षिण भारत का होता है और दक्षिण भारत के त्र्यंबकेश्वर या कोई भी मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी उत्तर भारत का होता है, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन एकदम बिल्कुल एक होगा। यह है संस्कृत की महिमा, जो विश्व के किसी भी भाषा में नहीं है। हाँ, उठा कहां से आ गया अम्मा? तो तुम हो भाषा समझ जाओगी, तुम मुंडारी समझ जाओगी, कुड़ुक भाषा समझ जाओगी ये सब भाषा। तो फिर सबकी जननी संस्कृत ही है। सबकी जननी जो भारत की मूल भाषा है, मूल भाषा समूह है, उसकी सबकी जननी संस्कृत ही है। कई ऐसे जनजातीय भाषाओं में आपको कई ऐसे शब्द मिलेंगे जो संस्कृत में है या संस्कृत से लिए गए हैं।
लेकिन उनकी कुछ अपनी भाषा भी है। हम ट्राइब की या जनजातियों की जो पूरी भाषा है, वो पूरी भाषा को हम संस्कृत से पैदा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण, उनकी उत्पत्ति अलग है। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे भाषा का बोला जाता था, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ की परिस्थिति अलग थी। वो जंगल के लोग थे, जंगल में आपने अपनी भाषा विकसित किए थे, उनकी अपनी भाषा थी, उनको संस्कृत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन विकास के क्रम में उन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। कई ऐसे टर्म आपको मिलेंगे जिसमें जनजातीय भाषा में भी संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं मलयाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सब भी तो संस्कृत की ही जब पैदाइश है। आप उसको बोल करके देखो, उसमें कई ऐसे टर्म मिलेंगे जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नस्ल है, वो द्रविड़ियन नस्ल है, द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं, तो उनकी अपनी भाषा है, वो पूरी तरह से संस्कृत नहीं है, पूरी तरह से संस्कृत नहीं है, वो पूरी तरह से संस्कृत की संतति नहीं है। संस्कृत का उस पर आक्षेपण जरूर हुआ है, संस्कृत का उस पर प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह से वो संस्कृत की पैदाइश नहीं है, उनकी अपनी भाषा है, इसलिए हमको समझने में दिक्कत होता है। लेकिन बाकी शेष भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, वो सब के सब संस्कृत से पैदा हुई है, सब के सब संस्कृत से उनकी उत्पत्ति हुई है। अब वो नस्ल ही अलग था, तो इसलिए उनकी भाषा अलग है, उन्होंने अपना अलग भाषा विकसित किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तनकारी के रूप में। ये कैसे होगा? तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि कैसे सामाजिक परिवर्तन लाता है लोक प्रशासन। तो सामाजिक परिवर्तन में समाज में कई ऐसे सामाजिक समस्याएं या सोशल चैलेंजेज हैं, जैसे बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, विधवा, पुनर्विवाह, जाति प्रथा, गरीबी करें, जाति प्रथा, पर्दा, दहेज, इन सारी सामाजिक समस्याओं या कुरीतियों को विभिन्न तरह की सामाजिक नीतियों, नियमों के निर्माण के माध्यम से, विभिन्न तरह के सामाजिक नीतियों और नियमों के निर्माण के माध्यम से लोक प्रशासन के द्वारा इसे दूर किया जाता है। लोक प्रशासन के द्वारा इसे दूर किया जाता है। वर्तमान में कई ऐसे कानून हैं या कई ऐसे विधान हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षा अधिनियम, इनके माध्यम से या आदि के माध्यम से लोक प्रशासन समाज की कुरीतियों को दूर करती है, बैड प्रैक्टिस को रिमूव करती है, दूर करती है, और समाज में परिवर्तन लाती है और समाज को आधुनिक तथा समाज में परिवर्तन लाती है तथा समाज को आधुनिक तथा सहनशील एवं सौहार्दपूर्ण बनाती है। सहनशील तथा या सहनशील एवं सौहार्दपूर्ण बनाती है।
इससे नागरिकों में तार्किक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील, इससे नागरिकों में तार्किक, लॉजिकल, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, नागरिकों में साइंटिफिक या वैज्ञानिक, प्रगतिशील, हाँ क्या लिखे थे, क्या बोले थे, सेंटेंस थोड़ा सा बोलिए। हाँ, इससे नागरिकों में तार्किक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील सोच का सृजन होता है या विकास होता है। सोच का सृजन एवं विकास होता है। ठीक है।